Okay, write down next heading, that is power of a lens. Power of a lens. Power of a lens. The reciprocal of its focal length. The reciprocal of its focal length, है ना. पावर की बात करें तो 1/f, है ना. इसकी यूनिट की बात करें तो पर मीटर बोले, और इसको डायोप्टर कहते हैं. डायोप्टर कैपिटल डी से लिखो. पर मीटर यानी फोकल लेंथ मस्ट बी इन मीटर. Okay, that is what diopter, and it is denoted by capital D. Okay, write down next heading, combination of thin lenses. Combination of thin lenses. कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस की अगर हम बात करें तो इससे जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है. कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस. ठीक है. पावर इज इक्वल टू पावर ऑफ 1, पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 3 प्लस पावर ऑफ nth lens. Okay, 1/f. Total effective focal length 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f, यानी सारे लेंसेस की फोकल लेंथ, है ना. प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस. अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा तो प्लस, और अगर कॉन्वेक्टिव लेंस होगा तो माइनस. Write down the question. A double convex lens of power, a double convex lens of power plus 5D, मतलब plus 5 diopter plus 5D is made of glass. Is made of glass of refractive index 1.5. Of refractive index 1.5. Means power is given, that is 5 plus 5 meter turn. P is equal to plus 5D, and refractive index of the lens is 1.5. आगे लिखो. With both faces of equal radii. With both faces R1 equal to R2 equal to R. With both faces of equal radii of curvature.
Find the value of curvature. Find the value of curvature. Basically, we have to calculate R. Convex ना ऐसा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ v इज इक्वल टू 1.5। रे इधर से अगर चल रही इधर जा रही तो ये मीडियम म्यू इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, इसका ये हमारा R1 होता है जैसा कि आपको पता है, ये आपका R2 होता है। यू नो वेरी वेल, 1/f इज इक्वल टू μ2 minus μ1 upon μ2 minus μ1 minus 1 upon R1 1/r। यही 1/f क्या होता है, पावर होती है। ठीक है ना, यूज दिस फॉर्मूला एंड पुट द वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2 ऑल्सो। P दिया हुआ है +5, μ2 दिया हुआ है 1.5 अपॉन 1 मान लेते हैं 1/R1। R1 ही हमारा क्या है, पॉजिटिव हो गया। R1/R2, R2 की इधर की तरफ होगा तो -R। You can calculate the value of R. Do fast. कितना आंसर? जीरो पॉइंट टू 0.2 कॉपी पेस्ट नहीं मत करना। सबका एक ही साथ आ रहा है, एक ने लिखा तो बस दूसरे ने कॉपी कर दिया, गलत है। कॉपी पेस्ट कर लिए ना? नो सर। अच्छा ठीक है, तो सही है इसका मतलब आंसर। सही है, सही है, सही है। सिंपल है, इसमें क्या करना है। 5 इज इक्वल टू ये 0.5 हो जाएगा। 0.5 का मतलब क्या हुआ, 1/2 और इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2/r। इधर जाएगा 10 और जैसे 2 से डिवाइड हो जाए, है ना, 1/r, है ना, ये हो जाएगा आपका 5। तो r इक्वल टू 1/5, 0.2 बस मीटर, या इसको आप लिख सकते हो 20 सेंटीमीटर। हो गया। तो कौन सा बहुत बड़ा फिजिक्स लग रहा है, 0.2 मीटर है ना, या 20 सेंटीमीटर। Okay, write down next question. Find the position of the image. Find the position of the image formed by the lens combination. Formed by the lens combination given in lens combination given in figure.
ये कॉन्वेक्स है पहले, ठीक है। फिर थोड़ी सी दूर पे कॉनकेव है इस तरह से, फिर थोड़ा सा दूर पे हट के एक कॉन्वेक्स अगेन। तीन लेंसेज है और इनके बीच की जो डिस्टेंस दी हुई है वो 5 सेंटीमीटर है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, बनाओ फिगर। ऑब्जेक्ट है यहां से 30 सेंटीमीटर इस वाले लेंस, इसकी फोकल लेंथ दी हुई है +10 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ दी हुई है -10 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ दी हुई है +30 सेंटीमीटर। पहले फिगर बनाओ, मैं कर रहा हूँ। देखो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे लेंस फार्मूला 1/b-1/u=1/, इस वाले पहले वाले के लिए लगा 1/b दैट वी हैव टू कैलकुलेट -1/u, u इज -30, इधर रखा हुआ है, इधर से चलेगी तो इधर ही रखा हुआ है -30, and 1/f that is plus 1/f 1/10, 1/b is equals to 1/10 minus 1/30, सॉल्व करेंगे 33 minus 1 that is 2/30, 1/15 means b is equals to 15 सेंटीमीटर प्लस, यानी कहाँ बनेगा ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर, यानी यहां से अगर रे गई ऐसे ऐसे रे गई तो 15 का मतलब क्या होगा। चलो पहले नोट कर लो, इतना नोट कर लो, पहले नोट डाउन। ओके देखो, अब यहाँ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रे अगर यहाँ से आती है तो 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाना चाहते हैं, यानी इसके सेंटर पे 5 है और ये 10 है तो 15, ये ऐसे जाना चाह रही थी लेकिन गई नहीं, क्या हो गया, फिर से यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गया थ्रू कॉनकेव लेंस, है ना। तो अब यहाँ पे पहले हमने यहाँ इस वाले लेंस के लिए हमने ये ऑप्टिकल सेंटर माना था, इस वाले लेंस के लिए ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर, इसका मतलब कि इसके रेस्पेक्ट में ये जो होगा दैट विल बी द ऑब्जेक्ट,
तो समझ आ रहा है, पहले वाले लेंस से जो इमेज बनेगी दैट विल वर्क एज एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, पहले वाले से जो इमेज बनेगी दूसरे वाले के लिए वो ऑब्जेक्ट होगी, इस कॉन्केव के लिए ये ऑब्जेक्ट होगी। ऑब्जेक्ट कहाँ है, 10 सेंटीमीटर, यहाँ से 15, क्योंकि हमने जब इस वाले लेंस के लिए फॉर्मूला लगाया तो ऑप्टिकल सेंटर ये था, जब इसके लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो ऑप्टिकल सेंटर इसका ये वाला होगा, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ से कितने पे, प्लस पे, ध्यान रखना, +15 पे। तो 1/1/v माइनस 1/+15 है, इसलिए 15 इज इक्वल टू 1/f जो है वो -10 दिया हुआ है, दैट इज दिस। 1/v इक्वल टू -1/10 अब +1/15। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 30 एलसीएम ले लेना, -3 अब +1/30। एक मिनट, यहाँ पे 10 लेना है ना, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ऑब्जेक्ट को हम 10 लेंगे ना, तो 1/v इक्वल टू -1/10 +1/10 इक्वल टू 0। v इज इक्वल टू हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, इमेज कहाँ बनेगी इसकी, इन्फिनिटी। और गलती हो गई थी, ऑब्जेक्ट यू हमको 10, हाँ बिल्कुल सही। वी इन्फिनिटी का मतलब हुआ ये इधर से भी जा रही जा तो इसी से, लेकिन इन्फिनिटी यानी पैरेलल चल, पैरेलल पैरेलल है ना, पैरेलल। अब हम जब इस वाले लेंस की बात करते हैं तो 1/v माइनस 1/u अब कहाँ है, इन्फिनिटी पे, इक्वल टू 1/ कितना है 30, 1/30। पैरेलल आ रही तो फोकस से बनाएंगे, फोकस कितना है 30 है, जाहिर 30 बना, सिंपल है, 0, 1/infinity 0, this is 1/30, v equal to 30 सेंटीमीटर, +30 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे कहीं बनाएगी, यहाँ से यहाँ तक उसकी डिस्टेंस हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। ओके, वहां पे सारा इमेज पड़ेगा। Any problem to anyone? I don't think there should be any problem. कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, मल्टीपल रिफ्रैक्शन का केस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस टाइप का। इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में है ना, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन और भी है ना। अगर इसी में क्वेश्चन में बताता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन था, ये तो नहीं था, इसी टाइप का सेम था। इसमें बोला गया इन दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस को अगर हम कम और ज्यादा कर दें कोई फर्क पड़ेगा आंसर में। इस लेंस के अगर डिस्टेंस को बढ़ा 10 की जगह पे 20 सेंटीमीटर कर दे तो आंसर इस इमेज से 30 पे ही बनाएगा। यहाँ से लेंगे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ से लेंगे तो 30 सेंटीमीटर का ही बनाएगा, क्योंकि पैरेलल है, कहीं भी रखोगे तो इमेज जो होगी वो इन्फिनिटी आएगी, इसलिए भी हमेशा 30 बनेगा, यानी हमेशा इसके फोकस से बनेगा। अगर इसकी डिस्टेंस को कम ज्यादा कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब जो लेंस है ये लास्ट वाला, इस लेंस के फोकस पे ही इमेज बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, राइट डाउन हेडिंग प्रिज्म।
प्रिज्म, राइट डाउन हेडिंग प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी डेरिवेशन को भी करें। प्रिज्म, इट इज व्हाट, राइट डाउन, a prism is a wedge, WEDGE, a prism is a wedge, WED ऐसे मैं लिख देता हूँ, वेज, है ना, वेज और नॉन वेज वाला नहीं, ये वाला वेज, है ना। तो प्रिज्म इज अ wedge shaped portion of a transparent wedge shaped portion of a transparent refracting medium of a transparent refracting medium bounded by two planes, bounded by two plane faces, two plane faces, two plane faces inclined to each other, inclined to each other at a certain angle, inclined to each other at, inclined to each other, inclined to each other at a certain angle. ओके, देखो प्रिज्म का क्या मतलब होता है, दो फेस हो ऐसे, पहले देखो कैसे बनाओ, बताता हूँ। पहले ये एक ट्रायंगल बनाओगे, इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ एक और ट्रायंगल बनाओगे, उतना ही बड़ा, सेम सेम साइज का, फिर कॉर्नर्स को मिला इसको इससे इससे, है ना। अगर हम सामने से देखेंगे तो ये ऐसा बनेगा, ऐसा दिखेगा, दिस इज द प्रिज्म। This is the angle A. This is the angle A. A is the angle of prism. Note down. A is the angle of prism. एक ये कह रहा है कि दो प्लेन सरफेसेस होंगे इस तरह से इंक्लाइन, जैसे हट बनती है ना, हट इस तरह, ठीक है। और अगर इसका फ्रंट व्यू देखेंगे ऐसे, फ्रंट व्यू, ये तो हमारा आइसोमेट्रिक व्यू, इसको आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं और इसको फ्रंट व्यू कहते हैं। अगर यहाँ हम सामने से देखें तो हमको सिर्फ ट्रायंगल ही दिखेगा, है ना, ट्रायंगल ही दिखेगा ना। हम बात करेंगे प्रिज्म की तो ऐसे ट्रायंगल की ही बात करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि ये 2D है, 2D है ना,
ये 2D नहीं बल्कि 3D ऐसे टाइप है, ठीक है। तो सिंपल इसमें आपने डेफिनेशन लिखा होगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि इसमें लिखा हुआ है आपका कि टू टू प्लेन सर्फेसेस होंगे, रिफ्रैक्टिंग मीडियम होगा, और उनके जो दो सर्फेसेस होंगे वो प्लेन होंगे और इंक्लाइंड, प्लेन होंगे और इंक्लाइंड। और अगर मैं इस प्रिज्म का कॉर्नर इसको ब्रेक कर दूं और इसको बनाने की कोशिश करूं तो क्या ऐसा प्रिज्म बनेगा? ये टूट गया ऐसे, ये पोर्शन टूट गया। तो अगर आप देखेंगे तो डेफिनेशन पे ये फिट बैठता है कि नहीं बैठता। आपने बोला इन यहाँ पे ये जो मीडियम होगा वो रिफ्रैक्टिंग होगा, ग्लास से बना हुआ था, तो मीडियम तो वही रह गया, रिफ्रैक्टिंग रह गया। ध्यान से समझ, मैं लॉजिक वाली बात कर रहा हूँ ना। बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं ना प्रिज्म क्या होता है। बस रट ले, रटना नहीं, रिफ्रैक्टिंग मीडियम। तो क्या हमने अगर कॉर्नर तोड़ दिया, कॉर्नर को हमने ब्रेक कर दिया, तो क्या बचा हुआ पोर्शन रिफ्रैक्टिंग मीडियम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये इंक्लाइंड है, जिस इंक्लिनेशन पे पहले था, इसको ब्रेक करने से क्या इंक्लिनेशन हट जाएगा, खत्म हो जाएगा? बिल्कुल रहेगा। समझ नहीं बात? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मीडियम है वो आपका रिफ्रैक्टिंग मीडियम भी है, और ये जो दो प्लेन है वो आपस में इंक्लाइंड भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अगर इतना पोर्शन भी होगा तो दैट इज ऑल्सो अ प्रिज्म। समझ लेना इसको, है ना। ये सब कहेंगे फिर ये प्रिज्म का काम नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। कैसे? अब फिर मैं और इसको क्लियर कर देता हूँ, और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं कहूँ कि ये प्रिज्म है, तो यही बना लेता हूँ। अगर मैं कहूँ कि ये प्रिज्म है तो आप कहोगे हाँ सर प्रिज्म है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से एक रे जाती है, यहाँ से एक रे जाती है और यहाँ पे जाके स्प्लिट हो जाती है, जैसा कि आपने पढ़ा, वो बाद में बताऊंगा। बताओ, यहाँ से एक रे गई, एकदम बीम, पतली सी बीम गई है ना, पतली सी, पिन होल से निकलते हुए एक बहुत ही पतली सी बीम गई, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि हाँ सर ये प्रिज्म है, आप प्रिज्म अपना काम कर रहे हो, रेज को स्प्लिट कर रहा है ना, रेज को स्प्लिट कर रहा है, और इसमें विबग्योर बनाता है, आप जानते हैं, बताऊंगा अभी डिटेल से मैं भी, है ना। तो ये बताओ क्या प्रिज्म का कितना पोर्शन यूज हुआ? क्या ये पोर्शन यूज हुआ यहां से यहां तक का? क्या यहां से यहां तक का प्रिज्म का पोर्शन यूज हुआ? बिल्कुल नहीं, सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन यूज हुआ, सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन। यानी अगर मैं इस प्रिज्म को ऐसे बनाऊं इमेजिनरी, तो सिर्फ प्रिज्म का इतना सा पोर्शन यूज हुआ, इतना ही पोर्शन यूज हुआ। ये चलो इतना मान लेते, यहां तक कर यूज। तो अगर मैं कहूं कि इतना हम ब्रेक कर दें, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी, तो क्या ये प्रिज्म की तरह काम नहीं करेगा? बस मुझे हाँ या ना, यस और नो में आंसर। बिल्कुल ये पहले जैसा ही काम करेगा, पर अगर हम नीचे का ऊपर का ब्रेक कर देते हैं तो इट विल फंक्शन एज इट इज, एज इट वाज वर्किंग प्रीवियसली। जैसे ये पीछे की तरफ पहले जैसे वर्क कर रहा था, बाद में भी ये वैसे ही वर्क करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ दो इंक्लाइंड प्लेन होने चाहिए, और रिफ्रैक्टिंग मीडियम होना चाहिए, और दो प्लेन जो है वो इंक्लाइंड होने चाहिए, बस। तो क्या होगा ये आपका आपका एक प्रिज्म कहलाए, ठीक है। और कोई दिक्कत? तो इसका मतलब क्या हुआ कि छोटा सा पोर्शन भी हमारा प्रिज्म, बस ये दो इंक्लाइंड होने चाहिए, ये दो है वो इंक्लाइंड होने चाहिए। अगर पैरेलल हो गए, अगर ये इंक्लाइन नहीं हुए, अगर ये पैरेलल हो गए,
तो वो एक स्लैब की तरह काम करेगा, इट विल नॉट बी अ प्रिज्म। स्लैब हो जाएगा, जैसे ग्लास होता है ना, ग्लास, मिरर वाला जो ग्लास होता है जिससे मिरर बनता है, वो एक सिर्फ ग्लास की तरह, अगर पैरेलल हो गए तो ग्लास की तरह, और अगर थोड़ा सा भी इंक्लाइंड हुए तो दैट विल बिहेव लाइक अ प्रिज्म। ठीक है, तो ये प्रिज्म के बारे में था, प्रिज्म के बारे में। ठीक, हाँ, राइट डाउन रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, refraction through a prism, refraction through a prism, refraction through a prism। ब्रैकेट में लिख देना, डेविएशन produced by a prism, deviation produced by a prism, refraction through a prism, या इसको हम बोलते हैं डेविएशन, डेविएशन produced by a prism। ठीक है, तो ये एक डेरिवेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है। सेकेंड टर्म में डेरिवेशन आ सकती है, फर्स्ट टर्म में कोई डेरिवेशन नहीं होगी क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, है ना। तो सेकेंड टर्म में ये पोर्शन जो है आपका सेकंड टर्म का है, इसलिए आप इसको याद रखना ध्यान से। देखो, कहा गया कि एक प्रिज्म है, दिस इज द प्रिज्म, पहले देख लो फिर नोट कर। ये प्रिज्म है, दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको ए बोला जाता है। ठीक है, एक रे यहां से आती है, एक रे आएगी, और ये आपका सरफेस के परपेंडिकुलर ये नॉर्मल हो जाएगा, दिस विल बिहेव लाइक नॉर्मल रे से आ रही, फिर यहां से जाना चाहेगी ये रे, कहाँ जाना चाहेगी, कहाँ जाना चाहेगी, सीधा, लेकिन क्या होगा, जा नहीं पाएगी, बेंड हो जाएगा टुवर्ड द नॉर्मल, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू वन, यानी एयर से जा रही है, इसको म्यू वन इक्वल टू वन मानते हैं जनरली, और ये हमारा आपका म्यू टू इक्वल टू म्यू हो जाता है। म्यू वन इक्वल टू वन, एयर आती है यहाँ पे, म्यू म्यू ग्लास जो भी जिस उसका बना होगा। ठीक है, एक और चीज, फिर यहां से जब ये होगा तो ये भी नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, बोलो, इट विल ऑल्सो बिहेव लाइक नॉर्मल, बोलो, ये भी नॉर्मल होगी। अब ये यहां से जा रही होगी तो ये ऐसे ना जाके सीधे, ना जाके अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, बोलो, तो ये फाइनली रिफ्रैक्टेड रे होगा। बनाओ फिगर, बहुत ध्यान से बनाना, तुम लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगा मामला। डन।
चलो देखो, इसमें क्या करना है हमको। सबसे पहले बात आती है डेविएशन, एक टर्म। डेविएशन, डेविएशन बेसिकली क्या है? मुड़ जाना ना। डेविएशन मतलब होता है मुड़ जाना। कितना ये बेंड हो रही है। ये रे आपकी थी, ये दिस इज द इनिशियल रे, एंड दिस इज द रिफ्रेक्टेड रे, एंड दिस इज आल्सो अ रिफ्रेक्टेड रे। तो चूंकि ये बाद वाली, इसलिए इसको बोलेंगे फाइनली रिफ्रेक्टेड रे। फाइनली ये भी रिफ्रेक्ट हो रही है, ये भी रिफ्रेक्ट हो रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो इसको हम बोलेंगे, इस वाले रे को फाइनली रिफ्रेक्टेड रे। फाइनली रिफ्रेक्टेड रे। फाइनली रिफ्रेक्टेड मतलब क्या हुआ कि एंगल बिटवीन इनिशियल रे, इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड फाइनली रिफ्रेक्टेड रे, देख लेना। फाइनली रिफ्रेक्ट, इसको चूंकि आगे मिलेगी, ये इधर मिलेंगे नहीं तो पीछे, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा, है ना। इसको बोलते हैं, नोट करो, एंगल ऑफ डेविएशन। यानी इनिशियल इंसिडेंट रे एंड फाइनली रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं उसको? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो एंगल है इसको हम क्या बोलेंगे? आई। यहाँ नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड है इसको क्या बोलेंगे? आर। अच्छा, रे इधर से आए चाहे रे इधर से आए, जिस पाथ से आ रही है उसी पाथ से रिटर्न भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पे जो एंगल आएगा, यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे? आई डैश। और यहाँ से इसको बोलेंगे क्या? आर डैश। आई डैश एंड आर, साथ साथ बनाते रहोगे, हाँ? ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आई डैश है आर डैश। नॉर्मल और आई के बीच में ना, सॉरी, ये पूरा ही होगा, नॉर्मल से बनता है ना, नॉर्मल से पूरा, इसको हम आई डैश पे नाम दे दो इसका, हाँ? ये दिस पॉइंट इज व्हाट? पी क्यू आर, और ये वाला पॉइंट एस। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। अगर आप देखोगे ध्यान से तो डेल्टा इज इक्वल, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा लिखा, लैंग्वेज नहीं लिखाऊंगा, बस ध्यान से सुनो। एस पी आर, एस पी आर, चलो लिख ही लो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। इन ट्राइंगल एस पी आर, एस पी आर की बात करें तो डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा विल बी द एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल, ये वाला, यानी एस पी आर और एस आर पी, ये दोनों एंगल, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? डेल्टा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा ये एंगल, और ये एंगल का, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? डेल्टा। अच्छा, इस वाले एंगल की बात करें, एस पी आर की बात करें, तो एस पी आर, तो एस पी क्यू क्या है? पूरा आई है, इधर देखो, वर्टिकल अपोजिट एंगल, एन पी, ये है ना, आई है, तो ये एस पी क्यू आई हो जाएगा टोटल। और ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला कितना हो जाएगा? आई माइनस आर हो जाएगा। पूरा एंगल कितना है? आई है, और इतना पोर्शन आर है,
तो बचा हुआ पोर्शन जो ऊपर वाला होगा, दिस पोर्शन इज व्हाट, दिस पोर्शन विल बी, ये वाला, इस वाले एंगल का कितना हो जाएगा, आई माइनस आर प्लस, इस वाले एंगल को देखें तो वैसे ही यहाँ पे आई पूरा एंगल कितना है, आई डैश, और ये बचा हुआ पोर्शन कितना है, आर डैश। ठीक है ना, तो डेविएशन हमारा आ जाएगा आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। ठीक है, ये हो गया। और अगर देखा जाए इसमें देखा जाए, इस ये वाला, ये ए आर क्यू पी, ये क्वाड्रिलेटरल में अगर देखा जाए तो ये 90 डिग्री, ए आर क्यू दिस इज 90, ए पी क्यू दिस इज 90, है ना। क्वाड्रिलेटरल का जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो 360 होता है। तो ये एक 90 और ये एक 90, तो चला गया, बचा क्या, ए और ये वाला एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। तो एंगल एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180। टोटल 360 होता है, तो 180 पहले से माइनस हो जाए, बचा 180। और इसी तरीके से आर प्लस आर डैश प्लस, अगर ऐसे करें आर प्लस आर डैश प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल की बात करें तो 180। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे, 180 पी क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर प्लस ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश, ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश। थोड़ा सा लेट होगी लेकिन इसको कंप्लीट कर देंगे। ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पे फॉर मिनिमम deviation, I is equals to I dash and R equal to R dash. Note करो, for minimum deviation I is equals to I dash and R equal to R dash. क्या मतलब हुआ, देखो कहा जाए कि जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम और ज्यादा करते हैं तो इसी तरह से ये फाइनल जो है वो भी, फाइनल जो रिफ्रैक्टेड रहे वे भी अपना एंगल चेंज, जिससे क्या होगा कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड, फाइनली रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल, जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो चेंज होता है। जब हमने देखा कि आई और आई डैश बराबर हो तो उस टाइम पे आर और आर डैश आपस में बराबर हो ही जाते हैं। इस केस में जो डेल्टा मिलता है वो मिनिमम मिलता है ना, ऐसा प्रैक्टिकली होता है। तो आई इक्वल टू, फॉर मिनिमम डेविएशन आपको लेट करना पड़ेगा आई इक्वल टू आई डैश एंड आर इक्वल टू आर डैश। तो यहाँ पे आ जाएगा जो डेल्टा है वो डेल्टा के प्लेस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा मिन यानी मिनिमम, एंड आई माइनस आर प्लस आई माइनस आर, ये भी आर के आई डैश के प्लेस पे आई, आर डैश के प्लेस पे आर, तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऐसे, 2 टाइम्स आई माइनस 2 टाइम्स आर, ठीक है। और यहाँ पे जो ए हो जाएगा, ए आर प्लस आर यानी 2r, आर प्लस आर यानी 2r। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा मिन इक्वल टू 2i माइनस ए, 2i माइनस ए।
तो इसको I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, I इज इक्वल, जल्दी करो, I इज इक्वल टू, ये पढ़ नहीं रहा है, मिनी अब प्लस ए, क्या हो गया, इसको रीअरेंज करेंगे तो I इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, MIN कर दो, मिन कर दो, डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन अपॉन 2 हो जाए, और यहाँ पे लिखोगे R इक्वल टू, इसमें R इक्वल टू A/2 हो जाएगा, तो I और R कैलकुलेट हो जाएगा, I इज इक्वल टू डेल्टा मिन प्लस ए अपॉन 2 और R इज इक्वल टू A/2। यहाँ पे लिखोगे यूजिंग स्नेल्स लॉ, म्यू आई साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आई, ये फॉर्मूला होता है, म्यू आई साइन आई इक्वल टू म्यू आर साइन आई, म्यू आई यहाँ से ये इसमें जा रहा है ना, तो म्यू आई कितना हो जाएगा, आई और आर की बात करें, यहाँ पे लगा ना, इस वाले पॉइंट लगाए आई और आर, तो म्यू आई तो म्यू वन दिया हुआ है, म्यू आई इज व्हाट, म्यू वन साइन आई, in place of I delta min plus a upon 2 is equals to mu r is mu 2, mu r is mu 2, sin r is what, A/2, तो यहाँ पे आप लिखोगे तो आपको मिल जाएगा mu 2 अपॉन mu 1 is equal to sin delta min plus a upon 2 upon sin A/2. This is the formula. This is the formula to calculate the refractive index of the prism. If the refractive index of the medium is given, तो आप यहाँ पे mu1 के प्लेस पे mu2 के प्लेस पे म्यू लिख सकते हो और mu1 के प्लेस पे 1 लिख सकते हो, यानी mu2 अपॉन mu1 को आप म्यू भी लिख सकते हो, तो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट, this is the formula to calculate the refractive index of the given prism if the refractive index of the medium is given. इसका एक प्रैक्टिकल भी है आपके पास, इसका एक प्रैक्टिकल भी है और ये थ्योरी में भी आता है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल भी है, तो इस फार्मूले को याद रखोगे तो प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, या इस मेथड को आप याद रखोगे तो आपका प्रैक्टिकल भी होगा। तो दिक्कत नो, if it is done you can write your attendance and leave the class. Write your attendance and leave the class.